फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो लगातार देख रहे किस चैनल से जीके जीएस का सवाल दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए। यह वह भारत की तमाम परीक्षाओं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी न करते हुए हम एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करना चाहेंगे। मोटिवेशनल कोट क्या कहता है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। सही बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है सर। मंजिल मिलेगा या ना मिलेगा ये तो मुकद्दर की बात है आपका, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। अगर हम लोग हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करेंगे और सफलता तो सर ये दोनों से ही मिलेगा। हार्ड वर्क अगर आपके साथ है, स्मार्ट वर्क आपके साथ है, धैर्य आपके साथ है, तो सफलता आपके पास रुकेगी नहीं सर, कदमें चूमेगी सफलता। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए ग्लूकोज की तरह हम मोटिवेशनल कोट ज्यादा ज्ञान देंगे नहीं, सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको ये देखने को मिलता होगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो देखिए गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ तो उसे ही कहते हैं गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। ये किसके किसके बीच हुआ था? तब महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और ये जो गांधी इरविन समझौता, यहां से ये सवाल क्लियर हो गया। उसके बाद यहां से क्वेश्चन पूछ देता है गोलमेज सम्मेलन। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तब पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो दूसरा गोलमेज 7 सितंबर 1931 को होता है। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को होता है। यानी कि पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेता है, न तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेता है, और कांग्रेस के तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे गांधी जी। कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं। तो पूछेगा बताइए कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधित्व किया? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन और प्रतिनिधित्व करते हैं गांधी जी। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? तो इंग्लैंड का पीएम था रैमजे मैकडोनाल्ड था। तो आपको गांधी इरविन समझौता के तहत उसके बाद गोलमेज सम्मेलन जो भी प्रश्न बनने का था यहां से बन जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए सेकंड नंबर सवालों की ओर अग्रसर हम लोग हो जाते हैं। सेकंड नंबर सवाल आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना था? तो देखिए औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी बना वो औरंगजेब का बड़ा पुत्र बना था। जो बड़का इसका पुत्र था वो बना था, जिसका नाम था एमडी यानी मोहम्मद मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम नाम था। एमडी मुअज्जम यानी मोहम्मद मुअज्जम नाम था। इसी का यही सबसे बड़ा बेटा था। इसी का दूसरा नाम था बहादुर शाह। इसका दूसरा नाम क्या था? बहादुर शाह नाम था। उसके बाद औरंगजेब को एक उपाधि मिली थी। औरंगजेब को उपाधि क्या मिला था? तो औरंगजेब को उपाधि मिला था आलमगीर का। औरंगजेब का उपाधि क्या मिला? आलमगीर का। और आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। आलमगीर का मतलब विश्व विजेता होता है। तो आपको इतना सवाल औरंगजेब से याद करना पड़ेगा कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी उसका बड़ा बेटा मोहम्मद मुअज्जम बनता है, जिसका दूसरा नाम बहादुर शाह हुआ। और औरंगजेब को एक उपाधि मिला था जिसका नाम है आलमगीर। और आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। तो आलमगीर किसे कहा गया? औरंगजेब का। औरंगजेब का बड़ा पुत्र एमडी मुअज्जम यानी मोहम्मद मुअज्जम, जिसका दूसरा नाम बहादुर शाह हुआ। ठीक है, तो आपको इतना सारे यहाँ से नोट पॉइंट आपको याद कर लेना पड़ेगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी प्रश्न बनने को आपको एग्जाम को देखने को मिलेगा।
चलिए तीसरा नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन बनते हैं? तो भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर के भाई, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ, सत्येंद्रनाथ, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टी से टैगोर याद कर लीजिए, ठीक है, टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जो हैं 1864, कब? 1864 में पहला भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। और सत्येंद्रनाथ जो टैगोर हैं इनका जन्म 1842 में कोलकाता में होता है। कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। तब भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर हुए, जो 1864 में सिविल सेवा को पास करते हैं। और इनका जन्म 1842 में कोलकाता में हुआ था। तो आपको इतना चीज आपको यहां से याद रखना पड़ेगा। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि कौन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि महात्मा गांधी दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे। और महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। चलिए हम लोग चौथा नंबर सवालों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि गारो खासी किस राज्य की भाषा है? तो देखिए आपको बता दे कि देखिए गारो हो गया, खासी हो गया, और एक नाम है जयंतिया, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ी भी है। ये क्या है? पहाड़ी भी है और साथ में जनजाति भी है। क्या है? जनजाति भी है। तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी भी है और जनजाति भी है, और वहां की राज्य भी, ये वहां की भाषा भी है। ये जो पाया जाता है ये आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मेघालय में। तो मेघालय में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है गारो, खासी, जयंतिया भाषा। मेघालय में जो पहाड़ी पाई जाती है उसका नाम है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी। मेघालय में जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है गारो, खासी, जयंतिया जनजाति। और मेघालय का एक शहर का नाम, जिला का नाम है मासिनराम, मासिनराम, जहां पे विश्व में सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होता है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे देखने को मिलता है? तो मेघालय के मानसिनराम में, और ये खासी की पहाड़ी पर स्थित है। तो पूछेगा मानसिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है? तो खासी की पहाड़ी पर स्थित है। या फिर पूछेगा कि मेघालय के किस पहाड़ी पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो खासी की पहाड़ी पर होती है। और मेघालय के किस जिला में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो मानसिनराम में होती है। और गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय की पहाड़ी है और जनजाति का भी नाम है और वहां की भाषा का भी नाम है। तो आपको इतना चीज यहां से सर ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मेघालय की एक टाइगर रिजर्व का नेशनल पार्क होगी। आपको ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार वो पूछ चुका है। उसका नाम है बालपक्रम, बालपक्रम। तो बालपक्रम जो नेशनल पार्क है ये कहाँ है? मेघालय में ही स्थित है। चलिए हम लोग 5वां नंबर सवाल को देख लेते हैं सर। 5वां नंबर सवाल क्या कहता है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? तो देखिए माउंट एवरेस्ट, EVEREST। देखिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा ही कहा जाता है। तो किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सब सागर माथा कहता है। और सागर माथा का मतलब क्या है? तो सागर माथा का मतलब होता है स्वर्ग की चोटी होता है। सागर माथा का मतलब होता है स्वर्ग की चोटी। उसके बाद इसी माउंट एवरेस्ट को चीन वाले लोग, यानी तिब्बत वाले या चीन वाले लोग जो है चेमालुंगमा कहते हैं। चेमालुंगमा। और चेमालुंगमा का मतलब होता है घाटी की रानी। तो घाटी की रानी किसे कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। चीन के लोगों इसको कहती हैं। इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई वर्तमान समय में 8,849 मीटर है। और भूगोलविदों के द्वारा बताया जाता है कि ये प्रति
ये प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई से ये बढ़ता है। तो किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, और माउंट एवरेस्ट को चीन में चेमालुंगमा कहते हैं। और चेमालुंगमा का मतलब घाटी की रानी होती है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है, और सागरमाथा का मतलब होता है स्वर्ग की चोटी। आपको माउंट एवरेस्ट से इतना ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला तब बछेंद्री पाल, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तनार्गे तेंजिंग और एडमंड हिलेरी। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन बनी? तो संतोष यादव। तो आपको इतना चीज ध्यान रखना पड़ेगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग छठा नंबर सवालों की ओर हम लोग देख लेते हैं। छठा नंबर सवाल कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागा अर्जुन श्री सैलम, नागा अर्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो नागा अर्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है। उसके बाद सबसे पुराना, सबसे ओल्ड टाइगर रिजर्व कौन सा? यानी भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है आपका जिम कॉर्बेट। वो कौन सा है? वो है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, जिसकी स्थापना 1936 में हुआ, और वर्तमान में नाम है रामगंगा, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागा अर्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जो जिसकी स्थापना 1936 में हुआ था, और ये उत्तराखंड में पड़ता है, और इसका वर्तमान नाम रामगंगा रख दिया गया है, ठीक है। आपको इतना चीज यहां से याद करना पड़ेगा। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क तो साउथ बटन है, जो कि अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस राष्ट्रीय पार्क लद्दाख में पड़ता है। चलिए 7वां नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। 7वां नंबर सवाल आपका क्या कहता है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो देखिए मान लीजिए कि ये सूर्य है, मान लेते हैं ये सूर्य है। सूर्य के सबसे निकटतम में पहले आता है बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आता है उसके बाद आता है अर्थ, उसके बाद आता है मंगल, उसके बाद आता है बृहस्पति, उसके बाद आता है आपका शनि, उसके बाद आता है आपका यूरेनस, उसके बाद आता है नेपच्यून। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका हो जाता है। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। बुध सबसे निकटतम है, और साथ में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद शुक्र जो है, इसको भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है, और पृथ्वी का जुड़वा बहन बोला जाता है शुक्र को। उसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और मंगल के 2 उपग्रह हैं, पहला का नाम है फोबोस और दूसरा का नाम है डेमोस। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको कौन सा पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह की पट्टी। उसके बाद सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून देखने को आपको मिल जाता है। तो आपको यहां से इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए 8वां नंबर सवालों की ओर हम लोग अग्रसर हो जाते हैं। 8वां नंबर सवाल आपका क्या आता है कि भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में बीवी का मकबरा जो है, ये आपको महाराष्ट्र का, कहाँ पे? महाराष्ट्र का औरंगाबाद में स्थित है। तो भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में बीवी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और उसके देखिए जो बीवी का मकबरा है, ये दूसरे ताजमहल के रूप में जाना जाता है, यानी सेकेंड ताजमहल। ताजमहल का निर्माण कौन किया था? ताजमहल का निर्माण करने का काम किए थे कौन? ताजमहल का बनाने का काम किए थे शाहजहां। और ये शाहजहां का पोता जो था, उसका नाम था आजम शाह। वही अपनी माँ दिलराम बानो बेगम, दिलराम
दिलराम बानो बेगम के याद में बीवी का मकबरा बनाता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और बीवी का मकबरा को सेकंड ताजमहल कहा जाता है, क्योंकि ताजमहल का जो निर्माण है वो अपनी शाहजहां अपनी बेगम मुमताज के याद में बनाए थे विराम करने के लिए। उसके बाद ये जो दिलराम बानो बेगम थी, ये शाहजहां का पोता जो हुआ जिसका नाम था आजम शाह, उसकी माँ थी। तो वहीं पे ये बनाया था बीवी का मकबरा और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो चलिए हम लोग 9वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 9वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था। तो देखिए जो हिटलर का जो जन्म है, इसका जन्म जो है ये जर्मनी के बार्नो में हुआ था। 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी के बानो गांव में हुआ था। किस गांव में? बानो गांव में हुआ था। तो हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को होता है, बानो गांव में होता है, ये जर्मनी में पड़ता है। और इसका जो मृत्यु 1945 में होता है बर्लिन में। कहाँ मृत्यु होता है? बर्लिन। ये भी कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। ये जर्मनी का तानाशाह हुआ करता था। कौन? एडोल्फ हिटलर। और एडोल्फ हिटलर खुद आत्महत्या कर लेता है गोली मारकर। और हिटलर का जो आत्मकथा है, उसके आत्मकथा यानी बायोग्राफी का जो बुक, जो इसका जो हिटलर का जो बुक है, उसका नाम है मेरा संघर्ष, यानी मेरा संघर्ष। तो हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ? तब बानो गांव में होता है। कब होता है? 20 अप्रैल 1889 को होता है। इसका पुस्तक का नाम है मेरा संघर्ष। इसका मृत्यु 1945 में होता है। कहाँ पे होता है? तो जर्मनी के बर्लिन राज्य में होता है। तो आपको इतना चीज हिटलर से संबंधित रखना। और हिटलर अपने आप को गोली से मार लेता है। ठीक है, तो आपको इतना चीज हिटलर से संबंधित बातों को याद करना पड़ेगा। और ये नाजीवादी का नेता था। नाजी जो पार्टी था, नाजी पार्टी का नेता था। कौन? एडोल्फ हिटलर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10वां नंबर सवाल क्या कहता है कि दिल्ली को भारत का राजधानी कब घोषित किया गया था। तो दिल्ली को भारत का राजधानी कब घोषित किया गया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।